श्रेयस जी नमस्कार। नमस्कार आपको जी। बहुत बहुत बधाई। आप हिंदुस्तान में आपकी 9th पोजीशन आई है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। जी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अभी कुछ दिन पहले जागृति अवस्थी का भी चयन हुआ है और उन्होंने भी टॉप पोजीशन की, सेकंड टॉप। तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है जो भविष्य में हमारी जो नई जनरेशन जो शिखर का स्पर्श कर रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जब ये समाचार आया तो आज आपकी व्यस्तता दिन भर की कैसी रही? मेरे विश्वास ही नहीं हुआ, कल रात को रिजल्ट आया था और अपन इसके लिए कभी तैयार नहीं होते कि अचानक से रिजल्ट आएगा और हमारा सिलेक्शन हुआ होगा। और मैं एकदम इमोशन में ओवरवेल्म हो गया था। माता पिता मेरे साथ थे और ऐसा दिन बहुत बार सपनों में देखा था और आज ये साकार हुआ वो सपना। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल पल था, क्योंकि मैंने बहुत साल 8 साल तैयारी की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए और बहुत कठिनाइयां फेस की हैं, जिसमें बीच में मेरा काफ़ी बार 5 इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस के पहले में। तो उन कठिनाइयों का वो पल आज मुझे वो बहुत छोटा लगता है। जो मैंने मेहनत की, जो स्ट्रगल देखे, जो बहुत बार कठिनाइयाँ देखी, आज वो बहुत छोटा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने इतने साल स्ट्रगल करना पड़ा और आज उस मेहनत की रिजल्ट जो मैं देख पाया हूँ, मैं आज बहुत खुश खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। आपको जंगल की दुनिया से दो चार होना है, रूबरू होना है। जी। तो आपने क्या कल्पना बनाई है, कैसे काम करेंगे? देखिए, मैं इसमें बहुत सौभाग्यशाली था कि बचपन से मेरे पिताजी, क्योंकि ट्रांसफरेबल पोस्ट में थे, मध्य प्रदेश के विभिन्न नेशनल पार्क और फॉरेस्ट मैंने बचपन से देखे हैं और मेरे बचपन से ही रुझान था स्पेशली टाइगर और शेर और वन प्राणियों के लिए। तो इसलिए मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ज़रूर काम करना चाहूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे अभी ट्रेनिंग में बहुत सीखना बाकी है, क्योंकि अभी मेरी बहुत सारी नॉलेज जो होती है वो किताबी या देखने वाली होती है। अभी ट्रेनिंग में मैं अपने सीनियर्स से काफ़ी चीज़ें सीखूंगा, जिसमें मुझे बेहतर अ, अंदाज़ा मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारे भोपाल में ही, साउथ भोपाल में कहते हैं कि 30-40 टाइगर घूम रहे हैं। तो मैं कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मध्य प्रदेश में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश जिस तरह से टाइगर स्टेट बनी हुई है, इस तरह से उसमें और आगे ले जाना चाहूँगा मध्य प्रदेश को। और टाइगर स्टेट तो मध्य प्रदेश है ही, देश में हम अव्वल है। आपको कल ही समाचार आया है कि हम पैंथर्स जो तेंदुए हैं उनमें भी हम सबसे ज्यादा है। और हमारे यहाँ जो पन्ना का टाइगर रिजर्व है जी। उसमें तेंदुए सबसे ज्यादा पाए गए और देश में हम उसमें भी अव्वल हो गए हैं। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा राज्य पक्षी है खरमोर, और जो हमारे सोन चिड़ैया है, जी। और खासकर हमारे जो एक खास किस्म के जो उल्लू है और गिद्ध, जी। ये प्रजातियां जो बड़ी खतरे में पड़ी हुई हैं। हाँ, जैसा देख सकते हैं, जैसे अगर आप देखें वल्चर पॉपुलेशन जो थी डाइक्लोफेनाक मेडिसिन से, उनकी काफ़ी, उनमें क्योंकि किडनी फेलियर होता था, काफ़ी गिरावट आती थी पूरे देश भर में और दुनिया भर में। और इसमें काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी जिसमें अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसी तरह से अगर दूरदराज को भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ इजाफा हुआ होगा। मेरे साथ ऐसा मुझे जानकारी नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इन सब चीज़ों में काफ़ी काम किया जा रहा है। सोच रही है, अगर देखिए देश में कहते हैं कि 60-70 बची हुई है पूरे, ज़्यादातर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो जस्ट नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन, छत्तीसगढ़ में भी कम हो गई। हाँ बहुत ही कम है, दिखती ही नहीं है। थ्योरी इनकी हिस्टोरिकल रेंज कहते हैं हम लोग थ्योरी में, कि इनकी हिस्टोरिकल रेंज जरूर थी पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की, लेकिन अभी जो 60-70 पॉपुलेशन है वो राजस्थान क्षेत्र में है। और कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्पीशी होती है जिसकी वाइड होम रेंज होती है, काफ़ी जगह मूव करती है। तो थ्योरेटिकली तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से वन विभाग बहुत अच्छे काम कर रहा होगा और मैं सौभाग्य मिलेगा अगर मैं इसमें कुछ एज एन ऑफिसर काम कर पाऊँगा, उसमें नई ट्रेनिंग ले पाऊँगा उस चीज़ में, तो मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सुरेश जी, आपके जवाब सुनकर मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आ रहा है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल जाए। जिस तरीके से आपने आज ये मुकाम पाया है और जिस तरीके से आपने ये सफलता पाई है, उसके पीछे के राज हम लोग जानना चाहेंगे। कई बार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ा, कई बार आपने इंटरव्यू दिए लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा अनुरूप नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी आप हताश निराश नहीं हुए। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मैं पहली बात अपने मोटिवेशन अपने माता पिता को दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत, जब मैं अपने पिता को सिविल सेवा में देखता था तो मेरा हमेशा से बचपन से मन था कि मुझे भी उनकी तरह एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है।
और उस क्योंकि मेरा वो एम था इसलिए मैंने सारी मेहनत की उसके लिए। और आज जब सिलेक्शन हुआ है, वैसे तो सिलेक्शन तो हर साल लोगों का होगा, मैं उसके पीछे मेरे जो 7 साल के जो असफल प्रयास थे मैं उसको बहुत क्रेडिट दूंगा। कहीं ना कहीं मैंने जो उधर जो कठिनाइयाँ फेस की, बहुत बार मैं ज़िंदगी में कहता हूँ ज़िंदगी में जो सफ़र होता है, सफ़र भी बहुत ज़रूरी होता है रादर देन मंजिल। मंजिल में पहुँचते पहुँचते कभी कभार अपन भूल जाते हैं कि अपन उस सफ़र में बहुत कुछ सीखा, अपन ने अपने बारे में और इससे अच्छा दुनिया के बारे में। और जब भी कठिनाइयाँ आई मेरी, मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मुझे मेरे पापा से ये वैल्यू सीखी थी, हमेशा आगे बढ़ते चलो। वो एक लाइन है मेरी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसे पोएम है। तो मैं उसमें हमेशा प्रयत्न करते रहता हूँ। मैंने अपने पिता को जिस तरह से निरंतर प्रयास करते हुए देखा ज़िंदगी से, वही कुछ वैल्यूज़ मेरे अंदर थी कि लगातार मेहनत करते चलो, थोड़ी निराशा आएंगी, थोड़े सेटबैक्स आएंगे। बहुत बार दुख भी हुआ मुझे कि अरे मेरा सिलेक्शन जरा से रह गया पहले, लेकिन आज मैं उस पल को जो देखता हूँ, मुझे लगता है कि उन्हीं के कारण आज मैं वैसा बन पाया हूँ। आज मुझे इतने प्रेशर में भी इतना ठहराव है मेरे मन में, जो शायद पहले नहीं हुआ करता था इनिशियल फेज में। बिल्कुल श्रेयस जी, जैसा आपने बताया कि आपने असफलताओं से काफी कुछ सीखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के खास करके जो हम उम्र होते हैं, हमारे जैसे युवा होते हैं, जी। उनमें एक पहले से ही ये डाल दिया जाता है कि हम मध्य प्रदेश से हैं, और मध्य प्रदेश जबकि बिहार को आईपीएस आईएएस का हब माना जाता है। लेकिन देखने में आ रहा है बीते दिनों केंद्रीय सिविल सर्विसेज का भी परिणाम आया, उसमें मध्य प्रदेश के युवा काफी अव्वल दर्जे पर रहे और अब आपने यह मुकाम पाया है। तो क्या मध्य प्रदेश का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं सिविल सर्विसेज और आपकी केंद्रीय सेवाओं? आपने अच्छा किया ये सवाल किया। देखिए मैं 8 साल से तो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने 8 साल में ही देखा है पूरे, अगर हिंदी बेल्ट को अगर देखा जाए, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उसमें जो जितने लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश से, इनकी गिनती पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसमें मैं सीधे देख सकता हूँ कि काफ़ी हमारे यहाँ के लड़के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो जाए, चाहे फॉरेस्ट सर्विस हो जाए, चाहे सीएपीएफ वाला एग्ज़ाम हो जाए, चाहे अन्य स्टेट के पीसीएस में। पहले कभी सुना भी नहीं जाता था कि मध्य प्रदेश का लड़का यूपी पीएससी निकाल ले या राजस्थान पीएससी निकाल ले। आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वो पीएससी निकाल लिया और आज वो फिर सिविल सर्विसेज की फिर अभी प्रीलिम्स निकल गया उन लोगों का। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रोग्रेस में देख पा रहा हूँ और सिविल सर्विसेज के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। जैसे युवाओं का रुझान बढ़ा है, तो आपने 9वीं रैंक जो हासिल की है, तो अब आपका हक बनता है कि आप हम युवाओं को, हमारे जैसे युवाओं को कोई संदेश दें। आपसे कई लोगों ने ये प्रश्न किया होगा कि युवाओं को लेकर आपका क्या संदेश है। मैं सिर्फ संदेश नहीं पूछूंगा, उस संदेश पे किस प्रकार से हम चल सकते हैं। हम जो बात कहते हैं तो कहा जाता है कि जो बात हम कह रहे हैं उसको पहले करके दिखाएं, वो आपने दिखाया है। तो ऐसे क्या संदेश आप युवाओं के लिए देंगे? तो पहली बात मैं अपनी ज़िंदगी से दूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी में प्रयत्न करते चलो। बहुत बार इमीडिएट गेन नहीं देखना चाहिए कि जस्ट हमें तुरंत सक्सेस मिल जाए, कुछ महीनों की पढ़ाई से कुछ सक्सेस मिल जाए। अगर आपको ऐसी सेवा निकालनी है जिसमें 10-10 लाख लोग दे रहे हैं, तो आपको निरंतर पूरे साल भर प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहूँगा, कभी जो हार होती है बीच में, वो हार तभी होती है जब आप उससे पूरी हार मान के पीछे हट जाएं। अगर वो टेम्परेरी सेटबैक होगा, अगर आप उससे सीखें। जब भी मेरी असफलताएं पहले आई, मैंने उससे सीखने का प्रयास किया और सोचा कि अगली बार, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी असफलता इसलिए भी हो सकती है क्योंकि दूसरों ने हो सकता है मुझसे ज़्यादा मेहनत की हो, ज़्यादा अच्छे अंक ला पाए हों, जो मेरी पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई हो। उस तरह से मैं हमेशा मानता हूँ कि अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि अगला प्रयास हमसे उससे बेहतर हो। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लड़के अगर मैं देख पाता हूँ, क्योंकि 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, चंद कुछ हज़ार सेलेक्ट हो पाते हैं। बहुतों को हर पड़ाव में हो सकता है निराशा मिले। उनसे मैं यही कहूँगा कि मेरा ही एग्जाम्पल है कि अगर 5 इंटरव्यू में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं लगा रहा और फाइनली मुझे मेरी मेहनत का फल मिला, तो आप भी लगे रहिए। आपको ज़रूर अपनी ड्रीम जॉब और जो भी आपका मंजिल होगा वो आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे। श्रेयस जी, क्या ये आपका गोल फाइनल है? क्योंकि आप बीटेक हैं जी और आपके परिवार की जो 2 पीढ़ियां हैं पिछली, जी उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा का प्रतिनिधित्व किया है। जी। तो क्या आपके मन में ऐसा है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहेंगे या भारतीय पुलिस सेवा में जाना चाहेंगे? इनिशियली मेरा मन था जब मैं उसका एग्ज़ाम देता था, लेकिन अभी मैं कभी कभार मैं एक डेस्टिनी को मानता हूँ कि भगवान का एक तरीका होता है आपको एक पाथ पे ले जाने के लिए। और मेरे लिए, मैं वन सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं इसमें मानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा काम करूँगा।
जिससे चाहे जब मेरी सर्विस में हो जाए तो लोग मेरे काम को याद रखेंगे कि इस अधिकारी ने एक सकारात्मक काम करके देश प्रदेश का डेवलपमेंट किया, चाहे वो वन क्षेत्र में हो। तो मेरा वो एम है, मैं आईएफएस से अभी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो पूरी पढ़ाई है और आपने जो हासिल किया है, जी तो हमारी जो एक परंपराएं होती हैं, हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा होती है, हमारी एक और भी हमारे दूसरे जो है हमारी पृष्ठभूमियाँ होती हैं, आप उस सांस्कृतिक परंपराओं को हमारी किस दृष्टि से देखते हैं? एक थोड़ी शायद अलग लाइन होगी, हमारी लाइन है ना कि यूना मिस्र मिट गए जहाँ पे फिर भी है नामो निशान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारी जो संस्कृति है वो इतनी हज़ारों साल पुरानी है, बाकी चंद देश तो कुछ 100 साल पुराने हैं, यूएसए 200-300 साल पुराना है। हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर बहुत ज़रूरी है, वही क्योंकि हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। आज अगर हमारा कल्चरली हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम अपने कल्चर को रिकग्नाइज कर पाएंगे, तो इससे हमारा देश का प्रदेश का बहुत विकास होगा। और इसमें जिस तरह से काम किया जा रहा है, आज देखते हैं आप इंडिया की सॉफ्ट पावर ग्लोबल लेवल पर है। अगर विदेश जाएं तो आप बहुत गर्व होगा एक भारतीय होने पर कि आप देख पाएंगे कि हर जगह भारतीय पूरा नाम अपना नाम कमा पा रहे हैं, और वो हमारी एक सांस्कृतिक हेरिटेज के कारण है। तो मैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारा जो एक हमारी हमारी सहिष्णुताएं हैं, हमारी समावेशी संस्कृति है, जी बिल्कुल। और हमारा कहना चाहिए कि हमारी भारतीयता भी है। बिल्कुल। तो ये अक्षुण्ण रहे, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? जैसे मैं अगर वन क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से हम फॉरेस्ट इन विलेज हो गए या लोकल ट्राइबल्स हो गए, उनका, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट का एक अभिन्न हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बिल्कुल। जैसे आप अगर कान्हा नेशनल पार्क जाएं, जो मैं बहुत खुशनसीब था, मैं गया तो मैं देखा कि वहाँ ज़्यादातर वहाँ लोकल बैगा ट्राइबल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। तो वो बहुत पूरे टाइगर कंजर्वेशन में वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सारे फॉरेस्ट ड्राइवर, फॉरेस्ट गाइड भी होते हैं। वो उनकी जाति जो है वो दुर्लभ हो गई बहुत बहुत। और वहाँ पे जैसे सोशल फेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया कि उन्हीं से कहा कि आप ही एंटी पोचिंग ड्यूटीज़ कीजिए। अब इन सब चीज़ों में मेरी ज़रूर जानकारी थोड़ी थ्योरेटिकल और किताबी बेस्ड होगी, और मैं चाहूँगा कि मैं ट्रेनिंग में काफ़ी सीखूँ, अपने सीनियर से सीखूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा काम किया गया है इन सब कल्चरल हेरिटेज में। और अगर मैं अपने कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया कि मेरे कारण एक मध्य प्रदेश की कल्चरल हेरिटेज या भारत की कल्चरल हेरिटेज इम्प्रूव हो, तो मुझे बहुत गर्व होगा कि अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाया, और मैं पूरा प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। बिल्कुल श्रेयस जी, तो हम अब एक और सवाल, जो जायज़ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो तैयारी, किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखते थे। आज के समय में जब युवा नेटफ्लिक्स और इंटरनेट और सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिता रहा है, ऐसे में आपने कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दिया, कितना टाइम आप अपनी दैनिक दिनचर्या को देते थे? देखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है मैंने काफ़ी साल। और सोशल मीडिया की बात करें तो मैं सारे चीज़ों से कट ऑफ कर रखा था अपने आप को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब डीएक्टिवेटेड थे। मुझे याद ही नहीं आता है मैं आखिरी मूवी कौन सी देखी, फिल्म कौन सी देखी। क्रिकेट मैच बचपन में मैं बहुत एडिक्ट था, मेरा था कि 50 ओवर देखने हैं तो शुरुआत से एंड तक देखनी है। मैंने पूरा छोड़ा कि नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देख सकता। कहीं कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब अपन इनिशियली सेक्रीफाइस करते हैं तो लगता है कि अरे देखो लोग मस्ती कर रहे हैं, मेरे दोस्त यहाँ मज़े कर रहे हैं, या सोशल मीडिया में हम देखते हैं लोग मस्ती कर रहे हैं। लेकिन बाद में वो सेक्रीफाइस मुझे बहुत ही इंटरनल स्ट्रेंथ दी उसने मुझे, कि मेरे अंदर, मैं इतना जितेंद्रिय हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। उससे मुझे बहुत ताकत मिली। तो मैं युवाओं को इन जनरल यही कहूँगा कि जब भी आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, आपको चीज़ें थोड़ी कट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे, दूसरे आपसे कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल श्रेयस जी, एक और चीज़ जो जब मैं आपके बारे में सुन रहा था, लगातार देख रहा था कि कई समाचार पत्र, कई टेलीविज़न पे आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो एक और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आप अपने हेल्थ कॉन्शियस भी काफ़ी रहे हैं, आपने स्वास्थ्य को लेकर भी अनुशासन बरता है। तो
थोड़ा सा इसके पीछे का राज बताएंगे, क्या राज था? ये मैं अपने पिताजी को, क्योंकि वो पुलिस सेवा में थे, पुलिस सेवा में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही थोड़ा अनुशासन, थोड़ी फिजिकल फिटनेस, जो शायद अन्य परिवार में, मेरे परिवार में बहुत कॉमन था, जो मैंने उस समय रियलाइज़ नहीं किया होगा, तो उससे मुझे हमेशा से फिजिकल फिटनेस काफ़ी थी। मैं स्कूल कॉलेज में काफ़ी बास्केटबॉल क्रिकेट खेलता था और मुझे हमेशा फिट रहना पसंद है। कभी कभार पढ़ाई करते समय जब थोड़ा वजन बढ़ भी जाता है, क्योंकि आप थोड़ी बहुत अ, अलग तरह की दिनचर्या होती है, तभी मुझे पसंद नहीं होता था। जब भी मेंस खत्म होते थे मैं थोड़ा वजन घटाने में विश्वास रखता हूँ, तो उसके कारण, मेरे पिताजी के कारण जो अनुशासन मिला, वो उसने मुझे फिटनेस में हेल्प की। और मैं हमेशा मानता हूँ कि ज़िंदगी में एक अपना शरीर है, अगर वही फिट नहीं है फिर आप बाकी चीज़ क्या करेंगे। जैसे कहते हैं लोग, मूवी देखने के लिए 3 घंटे अगर हफ्ते में एक मूवी देखी, अब 3 घंटे वही अगर अपने शरीर पर दे दें तो आपको बहुत तरह के फायदे होंगे। बिल्कुल, जैसे अभी आपने इंटरव्यू के ही दौरान बताया कि जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते थे, आप अपने भाव को बदल लेते थे तुरंत, और जैसे आपने बताया कि भगवान मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें कहाँ जाना है। आप आईपीएस भी बन सकते थे, आईएएस भी अगर आप चाहते तो फिर से मेहनत करके बन सकते थे, क्योंकि भगवान ने मार्ग प्रशस्त कराया है। तो आप उसके लिए युवाओं को किस तरीके के नोवेल पढ़ने के लिए संदेश देंगे कि हमें इन चीज़ों से सकारात्मकता मिलेगी, और किस तरीके से लोग अपने आप को धार्मिक जुड़ाव के साथ भी सकारात्मक रख सकते हैं? देखिए, मैं मानता था, क्योंकि मेरी मदर बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो मैं थोड़ा इनहेरिट कर पाया उनसे, और शायद उन्हीं की लोगों की दुआएं लगी, या मेरे माता पिता के जो भी उन्होंने अपनी तरफ से किया, उसकी मुझे बहुत, भगवान का मुझे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बाकी मैं दूसरा यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ करें जिससे आपके मन में एकदम काम वाले भाव आएँ। आप ठहराव होना चाहिए आपको। अगर आप अगर ऐसे वीडियो देखते हैं, अगर आप मान लीजिए आजकल जो अवेलेबल है, उससे अगर आपका मानसिक तनाव आए तो आपको लंबे समय के लिए सही नहीं है। आप अगर सोचते हैं, आप देखिए, कंप्यूटर से आप कोई भी चीज़ देख कर उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपने 100 घटिया चीज़ देखी और कंप्यूटर में आया, चलो ठीक है, डिलीट कर दिया एक बार में, लेकिन वो 100 चीज़ आपके दिमाग में आएंगी, वो आपके दिमाग को ज़रूर क्लाउड करेंगी और वो बहुत नुकसान करेगा हमें। तो मेरा यही मानना है कि बुरी चीज़ नहीं देखो, अच्छा करने की कोशिश करो, बुरा कम करो, अपने आप अच्छा होता चले जाएगा। और कहीं न कहीं मैंने ये कोशिश की, और कहीं न कहीं मेरे माता-पिता से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, शायद इसलिए। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न ये है जी। कि आप देख रहे हैं हम लोग सभी की पिछले 1.5 2 वर्ष कहना चाहिए कि हम लोग एक पूरा पूरा एक संसार जो एक बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रहा है। बिल्कुल। तो और हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी लोगों में जो एक अवेयरनेस आना चाहिए वो नहीं आ पाई है, और यही कारण है कि हमें संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। जी। तो ये संदेश भी समाज में लगातार पहुंचाने की ज़रूरत है, हमारे देश में भी, कि हमको इस त्योहार के सीज़न में भी, त्योहार हो भी त्योहार न भी हो तब भी, हमको जो जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी इसके प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लोगों से एक अपील कर सकते हैं। देखिए, इस पर मैंने काफ़ी, क्योंकि हम लोग का सिलेबस था तो हमने काफ़ी इसमें पढ़ा। मैं ये इसमें ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार युवाओं के प्रति, कि हमें लगता है क्योंकि हम युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि आप ज़्यादा फिट हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ये चीज़। चाहे दूसरे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे जो लोग जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स इश्यू हों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके हम थोड़ा बेहतर कर पाएँ, या वैक्सीन जल्दी लगवा पाएँ। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, तो इस तरह से हमें एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ज़रूर करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। अगर हम वैक्सीनेशन रेट काफ़ी ऊपर कर पाए, तो जैसे मेरी हमेशा प्रयास था कि मुझे जल्द से जल्द, जब भी एलिजिबल था मैं, तो वैक्सीनेशन करवा दूं ताकि थोड़ा बेहतर हो। तो इस मामले से 1 महीने लग गए मुझे, रोज़ ट्राई करते करते, OTP रोज़ ट्राई किया मैंने। 1 महीने बाद फाइनली किसी तरह से वैक्सीन हो पाया मुझे जब उसमें था। तो यही मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन जल्दी करवाएं, और थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हमें लॉन्ग टर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कोविड संकट तो अभी कम हो रहा है, लेकिन क्या पता अभी जिस तरह से हम लोग नेचुरल डोमेन में जा रहे हैं, अगला वायरस, ये 100 साल बाद ये आपदा आई, जैसे स्पेनिश फ्लू 1918 में आई थी, अगली जो कोविड के बाद जो आएगी, हो सकता है इससे कहीं पहले आ जाए, क्योंकि नेचुरल वायरस से कभी भरोसा नहीं है, हम किस नेचुरल वायरस से भीड़ पड़े जंगल काटते समय, और हमें वो वायरस उसी तरह से भारी पड़े जैसे स्पेनिश फ्लू पड़ा था या फिर कोविड पड़ा था। तो हमें फ्यूचर के लिए भी तैयार होना है।
अभी तो ऐसा लगता है, खुशखबरी ये है कि चलो जी हाँ। कोविड इंडिया में कम ही लग रहा है मुझे, लेकिन बाकी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस जी आपका हमसे चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत मैं शुक्र कर रहा हूँ आप लोगों का।